Bibi's running around, this is a fact, I'm not guessing about this, because I talked to people he said it to, is running around the Middle East, his region, and his own country, and telling people, point blank, just stating it, I control the United States, I control Donald Trump. He's saying that, and again, I'm not guessing at all. That's a fact. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है एंड अगर इसके बारे में आपको जरा भी डाउट हो तो बस आप यही सोच लो कि अमेरिका की मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूअस वॉर्स। एंड इनकी जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है वो इजराइल चलाता है, अमेरिका चलाता ही नहीं है। एंड इसका एक क्लियर कट एग्जांपल है हमारे पास क्लीन ब्रेक स्ट्रेटजी, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कैसे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से रेजिम चेंज कराया जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से कहां पे वॉर्स कराए जाएंगे। एंड ये स्ट्रैटेजी पता है किसकी बनाई हुई है? इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की। अब आप ये सोचो कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देशों को तबाह किया अमेरिका ने, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो, इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे इजराइल की जो पावर है रीजन में वो बढ़ रही है, क्योंकि जो अच्छे खासे देश थे आपने उनको जाके तबाह कर दिया। अब ये जो ईरान वाला वॉर है ये कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ इजराइल चाहता है। एंड ये बात हमको जॉन मेयरशाइमर खुद ही बता रहे हैं। Just think about it. Every country in the Middle East, except maybe the UAE, is desperate to avoid this war. The Chinese and the Russians don't want this war. Trump really doesn't want this war. Who wants this war? Benjamin Netanyahu. तो सवाल ये उठता है, यार इतना पिद्दी सा देश इजराइल कैसे इतना कंट्रोल एक्सर्ट कर लेता है ओवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो ये अलग अलग भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइबरी की। तो इजराइल देश जीवित ही आज के डेट में इसलिए है क्योंकि उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फॉरेन एड आती है, विच इज इन बिलियंस। एंड ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो है वो चला जाता है यूएस डिफेंस स्पेंडिंग में, तो उससे जो हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कंपनी सच एज लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन, ये सब खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, इन लोग को तो वॉर्स चाहिए ही चाहिए। एंड इजराइल एक ऐसा देश है जो परपेचुअली वॉर करता ही रहता है, तो भाई ये लोग तो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। तो भाई अब जो एड जाती है टू इजराइल वो भी देख लो। सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इजराइल देश बना है तब से $300 बिलियन की एड मिल चुकी है, जिसमें से $200 बिलियन तो मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए थी। तो भाई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाले तो खुश एकदम, यस वेरी गुड, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं, हम शांति से बैठे रहेंगे, तुमको आर्म्स बेचते रहेंगे, तुम जाके उसका जो करना है कर लो, जेनोसाइड करना है कर लो, वी डोंट केयर। इसके अलावा जब से गाजा में जेनोसाइड चालू हुई है सिंस द 7th of October, $21.7 बिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस दी गई है इजराइल को। और ये वाला जो फिगर है ये सिर्फ अक्टूबर 2025 तक का है। इसके अलावा अमेरिका ने खुद इजराइल को हेल्प करने के लिए काफी सारे ऑपरेशंस कैरी आउट करें। फॉर एग्जांपल इन्होंने जाके जो येमेन के अगेंस्ट अटैक किया था, जो ये एक्चुअली हार गए थे, हूथीज के अगेंस्ट अटैक किया था उसमें, एंड और जो भी ऑपरेशंस उन्होंने कैरी आउट करें। फॉर एग्जांपल एक और ये देख लो, जब ईरान बॉम्बार्ड कर रहा था मिसाइल्स इजराइल के ऊपर, तब थर्ड मिसाइल्स लॉन्च कर रहे थे अमेरिका, उन्होंने अपने बहुत सारे जो नेवल फ्लीट है उसको भी वहां पे पहुंचाया हुआ था डिफेंड करने के लिए इजराइल को। इस सब का कॉस्ट रफली टिल नाउ है $10 बिलियन। फ्रॉम October 7th टिल नाउ ऑलमोस्ट $31-32 बिलियन अमेरिका खर्च कर चुका है इन लोग के ऊपर। ये था आधा पैसा, ठीक है, जो आ गया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। और अब जो दूसरा पैसा है वो कौन किन लोग को जाता है? इनके बेसिकली कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जो अमीर एकदम वेल्दी टाइप के लोग हैं, उन लोग के पास जाता है, ठीक है। अब इस बात को साबित करने का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, पर आप यही सोच लो ना यार, सिंपल एक बात, जो एक बिजनेसमैन है तो वो तो ये देखेगा मुझे बिजनेस कहाँ से मिल रहा है। अब ये एड जो जाती है इजराइल को वो वापस आ जाती है इन डोनर क्लास के पास, तो फिर वो जाके फिर लॉबी करते हैं उनके लिए कि ठीक है इजराइल से मुझे इतना पैसा आ गया, मैंने अपना बिजनेस भी बढ़ा लिया। अब वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे इजराइल को बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल जाके घूस देंगे, जो इनके कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको जाके घूस देंगे, ये ट्रंप को घूस देंगे, उसके और जो आसपास के नेतागण हैं उनको घूस देंगे। ये जो एपैक है जो बेसिकली लॉबिंग फर्म है इजराइल के लिए, ठीक है, कोई भी फॉरेन लॉबिंग फर्म, मतलब कोई भी दूसरे देश की लॉबिंग फर्म अगर कोई है वो यूएस में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। अगर है तो एज अ फॉरेन लॉबिंग फर्म रजिस्टर होती है, पर ये एपैक को कुछ अलग ही अपने प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग जाके एपैक अपना खरीदता है, लिटरली खरीदता है, वहाँ पे जो उनके कांग्रेस के मेंबर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल लो, बेसिकली नेता लोग को जाके खरीदता है, एंड इन्हीं लोगों को कहते हैं डोनर क्लास। अब भाई मैं तो कहूँगा ये एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, सिमिलर टू जैसे यूक्रेन में ये लोग बेचते हैं एड, फिर उसके बाद यूक्रेन से ही वो पैसा आ जाता है वापस अमेरिका, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो गई ना, एंड उस पैसे के बदले ये लोग वहाँ पे आर्म्स भेज देते हैं, ठीक है। सिमिलरली चीज़ इजराइल में हो रही है, अमेरिका से जाता है पैसा इजराइल, ठीक है, अब इजराइल से वही पैसा वापस आ जाता है अमेरिका, एंड उसके बदले में उनको मिलते हैं वेपन्स,
उसके बदले में उनको मिलता है वहां पे पॉलिटिकल क्लास जो है उनका पूरा सपोर्ट। अब आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये मिरियम एडल्सन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये जो फ्रीकी लुकिंग वुमन है, इसकी डुअल सिटीजनशिप है, इजरायली भी है, ये अमेरिकन भी है। अब आप पूछ लो कि भाई इसकी असली में जो क्या कहते हैं लॉयल्टी है वो कहां पर है, ठीक है। इसने डोनेशन दी थी ट्रंप को टू द ट्यून ऑफ $100 मिलियन एंड उसके बदले में ट्रंप पूरी जी हजूरी कर रहा है। सवाल तो ये भी उठता है ना कि ये सब लोग अमीर हैं सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से अमीर है क्या, या ये जो पैसा आता है इजराइल से ये इसको भी यूटिलाइज करते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए एंड इन टर्न इजराइल को भी हेल्प करते हैं। एंड मार्को रूबियो जो आज के डेट में इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दोनों पद होल्ड करता है ये इंसान। इसको ट्रंप ही बोलता था कि तो एडल्सन का पपेट है एंड ये आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट इंसान इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इसके पास एडल्सन का सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे एप्स्टीन कनेक्शन भी आ जाता है। वैसे जहां जेफरी एप्स्टीन की बात हो रही है, अगर आप सोचो कि उसने ऐसा पैसा कहां से कमाया, उसका दिमाग तो था नहीं इन सब चीजों में। वो तो एक स्कूल टीचर था, वहां पे भी ही वाज अनसक्सेसफुल। उसके बाद उसने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ज्वाइन करी, वहां पे भी ही वाज अनसक्सेसफुल। तो उसके पास ये पैसा आता कहां से था? ऐसे क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सब जो बिलियनियर्स है इनको भी तो इन्वेस्टिगेट करो भाई, कि ये इतने प्रो इजराइल बने फिरते हैं, इनके पास भी पूरा पैसा कहाँ से आता है, ये पूरा लेजिट है या नहीं है? अब ये लेक्स वेक्सनर की बात करो तो ये अपना क्या कहते हैं लॉन्जरी और बहुत सारी ब्रांड ओन करता है। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया सीक्रेट ओन करता है। ये फुल फ्लेजेड ये जेफरी एप्स्टीन के साथ मिला हुआ था, फुल फ्लेजेड उसका हाथ था जेफरी एप्स्टीन को प्रमोट करने में। इसके अलावा ये जो एहुद बाराक जो इसराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, उसके अगेंस्ट इसको पैसे भी मिलते थे फ्रॉम वेक्सनर फाउंडेशन, ठीक है। कहाँ से आया ये सब पैसा? क्या इसमें इजराइल का कोई हाथ था? अब ये देखो लेक्स वेक्सनर तो आज के डेट में एक्सपोज हो गया, ठीक है। ये मिरियम एडल्सन के तो पैसे चल ही रहे हैं, फंडिंग लाइन चालू है। ये भी बताया जा रहा है कि अभी मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो ये और पैसे कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द ट्रम्प कैंपेन, ठीक है। अब आज के डेट में देखो अभी लेटेस्ट किसके पास पैसे हैं जो इजराइल को हेल्प करने लगा है, वो है ओरेकल का फाउंडर लैरी एलिसन। इसने अभी रिसेंटली CBS न्यूज़ खरीद लिया, टिकटॉक के US ऑपरेशंस खरीद लिए, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा बेसिकली कंटेंट चल रहा था अगेंस्ट इजराइल। बेसिकली फुल फ्लेजेड जेनोसाइड लोग वहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से जेनोसाइड चल रहा है, तो इनको लगा टिकटॉक ही खरीद लेते हैं हम। एंड ये बंदा ऐसा है, इसने खुद $16.6 मिलियन IDF को डोनेट किए हुए हैं। अब इसके आगे और आ जाओ तो बिल एक्मैन की बात करते हैं, ठीक है। ये भी फुल फ्लेजेड इजराइल सपोर्टर है, ठीक है। जूइश बिलियनर है ये, ठीक है। एंड ये ही इज द वॉल स्ट्रीट गाय, हेज फंड ओन करता है ये। एंड ये भी आगे जाके बताता है कि मैं तो इजराइल में और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्या करूंगा। तो भाई इन सब के पास कहां से पैसा आ रहा है, नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। या तो इनका पूरा रैकेट बना हुआ है, ठीक है, ज़ायनिस्ट का, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को पैसे लेंड करते रहेंगे एंड इजराइल को भी सपोर्ट करते रहेंगे। या फिर ये इतना जो पैसा इजराइल में एड के तौर पर जाता है, इट गेट्स इन्वेस्टेड बैक विद दीज बिलियनर्स। एंड बिलियनर्स के पास कहीं पैसे आते हैं ये सारे, एंड फिर उससे अपना धंधा भी चलाते हैं, अपनी वेल्थ भी बढ़ाते हैं एंड प्रो इजराइल भी बने फिरते हैं। मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की पर्टिकुलर स्कीम चल रही है जिससे लोग अपना पेट भी भरते हैं और प्रो इजराइल भी बने रहते हैं। अब इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे एंड अलग अलग टाइप की सर्चेस करके आप बेसिकली कोशिश कर सकते हो टू आइडेंटिफाई कि ये लोग कौन होंगे, ठीक है। तो इजराइल की पहली डिमांड क्या होती है? भाई पैसे भेजो, ठीक है। एंड अगर कोई भी ऐसा इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जैसे लोग कहते हैं कांग्रेसमैन, अगर वो थोड़ी भी आनाकानी करे तो वो उसके ओपोनेंट को फाइनेंस करने लगेंगे। या तो आप APAC के साथ हो, और अगर आप नहीं हो तो ये पावर ऑफ मनी यूज करके आपको हरवाई देंगे इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरी बुश के साथ हुआ था, इतना भी बड़ा इलेक्शन नहीं था ये, एंड जब री इलेक्शन हुआ तब उन्होंने कोरी बुश के अलावा जो दूसरा डेमोक्रेट था उसको फंड किया। $8.5 मिलियन खर्च किए उन्होंने ताकि उसको जिता सके। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये ऑलमोस्ट जो नॉन APAC कैंडिडेट्स हैं उनको हराने के लिए ऑलमोस्ट $100 मिलियन खर्च कर चुके हैं। एंड APAC की जी हजूरी करते हुए आपको सारे US के पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, जिसमें करंट प्रेसिडेंट्स भी होंगे, पुराने प्रेसिडेंट्स भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, सबके सब होंगे। एंड APAC खुद ही बहुत ओपनली बताता है कि हम तो पैसे खर्चते हैं, ठीक है, अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, एंड 97% ऑफ APAC अप्रूव्ड कैंडिडेट्स विन। इनका इतना ज़्यादा होल्ड है इलेक्शंस के ऊपर। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं मैसी, उन्होंने आके खुद बताया था टकर कार्लसन के पॉडकास्ट पर कि जितने भी लोग होते हैं उन सबका एक APAC हैंडलर होता है। मतलब अगर आपको वहाँ पे पॉलिटिक्स में रहना है तो APAC की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए ही चाहिए। Well, I have Republicans who come to me on the floor
and say, I wish I could vote with you today. Yours is the right vote, but I would just take too much flack back home. And I have Republicans who come to me and say, that's wrong what AIPAC is doing to you. Let me talk to my AIPAC person. By the way, everybody but me has an AIPAC person. इतने तक ही नहीं सीमित है, इट गेट्स वर्स। आप ये देख लो जाके कि कितने सारे ऐसे कांग्रेसमैन हैं इनके, बेसिकली इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, अमेरिका की सिटीजनशिप है एंड इजराइल की सिटीजनशिप है। अरे यार, मतलब मैं तो चौंक गया ये देख के, बिकॉज आपकी लॉयल्टी कहाँ है, टुवर्ड्स इजराइल है या टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एंड आप देखो ये जीनियस आइडिया इनका ज़ायनिस्ट का, जो एड जाती है अमेरिका से इजराइल, ठीक है, जिसके बदले में ये लोग आर्म्स खरीदते हैं, ठीक है, एंड जाके पूरा अपना ये रैकेट चलाते हैं, लोगों को ब्राइब्स देते हैं सारे कांग्रेसमैन को। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पूरा अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, पूरा का पूरा अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है। सिंपल बात है, अगर अमेरिका एड भेजनी बंद कर दे इजराइल को, तो ये जो पूरी साइकिल है ये बंद हो जाएगी, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म हो जाएगी। अमेरिकन लोगों के पैसे वहीं पे लगेंगे, अमेरिका में ही लगेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इतनी जो बेरोजगारी हो रखी है, इतने जो होमलेस लोग हैं, शायद वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये एड बंद हो जाती है तो इजराइल, आई वुडेंट से कि ख़त्म हो जाएगा, बट एटलीस्ट उसको गुड बॉय बन के तो रहना ही पड़ेगा। आज के डेट में जैसे पूरा अपना क्या कहते हैं हेजेमोन बनने की कोशिश कर रहा है, पूरा गुंडा बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा अगर ये एड ख़त्म हो जाती है तो। एंड अगेन, लोग इजराइल को कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है। मैं तो ये पूछता हूँ कि वहाँ पे जब इतने फ्री के पैसे आ रहे हैं तो कोई भी देश प्रॉस्पर ही करेगा ना। तो भाई अमेरिकन पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो, वहाँ पे जो मेडिकल केयर है इतनी महंगी है, ठीक है, एजुकेशन महंगी है, एंड इजराइल में ये सब फ्री मिलता है। मतलब उनके पैसे से इजराइल में मौज हो रही है, ये चल रहा है एग्जैक्टली। एंड ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिशियंस करप्ट है। तो भाई सवाल तो ये उठता है कि एड चालू ही क्यों हुई? क्योंकि ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो सुएज कैनाल था उसको वो चाहते थे कि वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में ना आए, इसलिए इजराइल को अपना पेट बनाना जरूरी था, तो इसलिए तब से एड चालू हो गई। एंड ये बात तो इनफैक्ट रिनाउंड जर्नलिस्ट मैक्स ब्लूमेंथॉल ही बताते हैं कि जब यॉम किपुर वॉर के दौरान जब इजराइल एकदम हार रहा था सारे अरब कंट्रीज से, तब उन्होंने एक्चुअली ब्लैकमेल किया था कि अगर आप हमको एड नहीं भेजोगे, मिलिट्री एड अच्छी खासी, तो फिर हम तुमको ही न्यूक कर देंगे। एज अ रिजल्ट उस टाइम पे अंडर ऑपरेशन निकल ग्रास बहुत सारी एड भेजी गई थी टू इजराइल। Is that the nuclear arms race in the Middle East and throughout the region is not being driven by Iran having breakout capacity and enriching uranium. It's being driven by Israel having a secret nuclear program at Dimona, which had an earthquake 3 weeks ago, which should have been a story of global significance that should have been on the front page of every Western newspaper, but was completely buried. Israel's been testing nuclear weapons at this secret facility. And if Israel is threatened the way they were in the 12-day war, let's say the 12-day war had gone on for 21 days or for a month or for even longer, and Iran kept the ballistic missile volleys breaking through Israel's multi-layered missile defense system and smashing into Tel Aviv and finally hit Mossad headquarters and hit Hakiria in North Tel Aviv, what would Israel have done? Israeli society would have been destabilized. Netanyahu would have, he already had fled. He wouldn't have come back. And then they would have threatened the United States and the world with a nuclear weapon on Iran, that they would have hit Tehran with a nuclear weapon unless the US stepped in and totally destroyed Iran. Because they, according to many reports, they did that before in order to force Nixon and Kissinger to resupply it when Israel was facing an existential catastrophe during the 1973 Yom Kippur War. So it's Israel that is driving the nuclear arms race. एंड इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी आता है कि अमेरिका को एक चाहिए थी भी अपनी सैटेलाइट स्टेट मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में है ऑयल। एंड ऑफ कोर्स ये भी लोग कहते हैं कि इजराइल इज द लास्ट स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। वैसे इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, इसको भी जरूर चेकआउट करना। अब ये इजरायलीज ऐसे दोगलेबाज हैं, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सीक्रेट्स थे, मतलब जो फर्स्ट स्ट्राइक प्लान्स थे, वो सब किसको बेच दिए थे? सोवियत यूनियन को बेच दिए थे, इन एक्सचेंज ऑफ कि भाई सोवियत यूनियन से बहुत सारे जूइश लोग आ जाएंगे इजराइल, क्योंकि इजराइल को वाइबल स्टेट बनाने के लिए लोग तो चाहिए ही थे ना। एंड ये चीज़
वॉशिंगटन पोस्ट जैसे न्यूज़पेपर में भी रिपोर्टेड है। अब ये इसका जो एक और दूसरा पहलू है वो है ब्लैकमेल, एंड इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स बाहर आ चुकी हैं, जितनी भी क्लासिफाइड थी काफ़ी सारी, वैसे उनमें से ओनली 2% हैज़ बिन रिलीज्ड, बट उससे ये क्लियर होता है कि भाई किस तरीके से ये पूरा ब्लैकमेल रिंग था। आप लोगों को बुलाओ, ठीक है, उनसे पीडोफिलिया वाली एक्टिविटीज़ करवाओ, फिर उस चीज़ को पूरा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, ये पूरा पीडोफाइल रिंग एकदम आपने बना लिया जिसके थ्रू आप लोगों को ब्लैकमेल करते हो। वैसे इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं, बट आपके बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेक्स वेक्सनर, लियोन ब्लैक, ग्लेन डबलिन, ठीक है, ये सारे जूइश ज़ायनिस्ट हैं। एंड सिंपल बात है, एप्स्टीन के पास कहाँ से पैसे आए, एंड असली स्पाई तो इसमें उसकी पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल। एंड भाई अगेन सिंपल बात, पैसे आते थे इजराइल से, ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे, एंड उनसे जो चीज़ चाहो फिर वो करवा लो आप। एंड इसमें दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के बिजनेसमैन, कौन कौन नहीं था इन्वॉल्व। एंड मैं तो सिंपल एक बात ये भी कहता हूँ कि जो आपका लिंडजी ग्रैम है, वैसे उसके ऊपर हमने एक 4 थप्पड़ बनाया, ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है, जो किस किस टाइप की घटिया बातें बोलता है, एकदम ही सर पैर नहीं होता उन चीज़ों का। इजराइल ने उसको किस हद तक ब्लैकमेल किया होगा आप सोच लो। एंड सबसे ग्रैंड एग्जाम्पल तो आज के डेट में है डोनाल्ड ट्रंप। एप्स्टीन फाइल्स में कितनी बार इसका नाम है, एंड यही एक बंदा है जिसने जो एम्बेसी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो जेरूसलम शिफ्ट कर दी। यही बंदा है जिसने अग्री भी किया, इजराइल की बेसिकली विशेस थी कि भाई आपको ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको अटैक करना है, तो इसने जाके वो भी कर दिया। इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी आज के डेट में शायद ही कोई हो। एंड देखो ये भी मैं कहीं पढ़ ही रहा था दैट इनका जो रिंग होता है ना, ये जो ऊपर में लोग बैठे रहते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज्ड होगे तो ही तो आप वो सारी चीज़ें करोगे जो बाकी लोग चाहते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। ऐसे ही देश बेचे जाते हैं, एंड जैसे अमेरिका बिक रहा है आज के डेट। अब इसके बाद एक और पहलू आ जाता है मीडिया। जब लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, या जैसे इजराइल ने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई हुई थी कि ओ ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट, गे राइट्स सपोर्ट करते हैं हम, एंड मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड, वैसे अब वो प्रोपागेंडा ही रह गया है। बट मीडिया कैसे किस तरीके से प्रोपागेंडा मशीन की तरह यूज़ की जाती है, ये इजराइल से हमें पता चलता है, अमेरिका से हमें पता चलता है। वैसे इजराइल का प्रोपागेंडा तो इंडियन मीडिया भी करती है। अब देखो मीडिया इस हद तक बिकी हुई है, वेस्टर्न मीडिया की भी बात करें, इंडियन मीडिया का तो क्या ही कहना, कि किस किस टाइप के झूठ उन्होंने बोले। उन्होंने बोला कि अक्टूबर 7 के दौरान जो हुआ था तब बिहेडेड बेबीज थे, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। एंड बीबीसी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आई वुड आस्क यू टू लुक अप करिश्मा पटेल जो बीबीसी में जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया है अब। एंड वो बताती हैं कि जो हिंद रजाब की स्टोरी थी मैं उसको अच्छे से कवर करना चाहती थी, बट ये लोग ने मुझे करने ही नहीं दी। मतलब एक 6 साल की बच्ची थी, वो 6 साल की बच्ची को मीडिया में कैसे बताया जा रहा है, यंग लेडी थी, ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है। कई मीडिया हाउसेज ने ये क्राइम किया। जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट है उनको जब इजराइल मार देता है तो वो कहते हैं अरे ये तो हमास के मेंबर्स थे, ये तो हमास की प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, ठीक है। लोग वहाँ पे मर जाते हैं जिसको फुली रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जितने भी लोग मरे हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है हमें, ठीक है। वहाँ पे एयर स्ट्राइक से लोग मर जाते हैं, एंड देखो किस टाइप की हेडिंग अपना न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, कहता है एक्सप्लोजन्स गाजन से वॉज एयर स्ट्राइक लीव्स मेनी कैजुअलिटीज इन डेंस नेबरहुड। सबसे पहले तो अंग्रेजी इसमें गलत कर दी है हेडलाइन छुपाने के चक्कर में। गाजन से क्या होता है, एयर स्ट्राइक थी, लोग मरे, पूरी दुनिया जानती है। बट नहीं, ये जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है इसको जो यूएस गवर्नमेंट कहती है इनको वही सब बोलना है, एंड जो इजराइल के टॉकिंग पॉइंट्स है इनको वही सब बोलना है। एंड ये कैसे होता है, देखो मीडिया को कंट्रोल करना इतना कोई मुश्किल बात है नहीं। एड मनी, ये सब जितने भी मीडिया है आपको न्यूज़ फ्री में मिलती है, आपको लगता है कि आपको फ्री न्यूज़ मिल रही है, बट यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग न्यूज़, यू आर गेटिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो एड मनी से आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, अगर सर्वाइव करना है तो जो लाइन सरकार पकड़ के बैठी है आपको वही करना पड़ेगा, इसलिए यू हैव टू पे टू कीप न्यूज़ फ्री। इसलिए मैं न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्राइबर हूँ, मैं उनको यहाँ पे कोई ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको इंडिया में ढंग की न्यूज़ चाहिए यू शुड गो एंड सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री। अब देखो फाइनल नेल इन द कॉफिन बताते हैं आपको। अमेरिका में जितनी भी कंपनीज है, फॉर्चून 500 कंपनीज जिसको कहते हैं, जैसे इंडिया का निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, उसमें 35 कंपनीज होती हैं, या निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं, ऐसे अमेरिका का होता है S&P 500, ठीक है, जिसमें 500 टॉप कंपनीज रहती हैं। 88% ऑफ दीज कंपनीज में पता है बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है? इन 3 नामों में से हमेशा एक मिलेगा आपको, ब्लैक रॉक, स्ट्रेट स्ट्रीट, वैनगार्ड। अब आप यही पूछोगे कि भाई ये तो फिर मोनोपोली ही हो गई
कि सारे कंपनीज यही 3 फंड्स ओन करती हैं, देन यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि इन फंड्स को कौन ओन करता है। आप जाके थोड़ी उसमें रिसर्च करोगे तो आप दिखाओगे दोनों ही, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के शेयर्स इतने ज़्यादा होल्ड करते हैं। फिर सवाल आ जाएगा कि इनको और कौन होल्ड करता है, ब्लैक रॉक, स्ट्रीट, वैनगार्ड को। तो वो रिसर्च हम अगले किसी वीडियो के लिए छोड़ देते हैं हमारी। बट इससे आपको एक पॉइंट ये पता चलता है कि कोई भी अगर इन 3 फंड्स में से है तो वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑयल कंपनी है, क्या करना है, एक ऑयल कंपनी के CEO को फोन उठा के बोलना है तुमको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा बोलना है। मीडिया कंपनीज भी आ जाएंगी इसमें कितनी सारी, ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी, ये चीज़ें सेंसर्ड है। तो भाई सिंपल बात है, पैसे का खेल है। मतलब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अमेरिका के पैसे से ही अमेरिकन को खरीदा जा रहा है, वहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से ही वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको खरीदा जा रहा है एंड अपना पूरा काम करवाया जा रहा है, अपने पास हथियार लाए जा रहे हैं एंड अपने फेवर की लॉबिंग की जा रही है। इससे खतरनाक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम शायद ही कोई हो।